चलो अब हमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोग, आपके पास नोट्स है ना, वही चीजें हैं, ठीक है, यही। अब इसको पढ़ लें जरा अपन, क्या है, ठीक है। चलिए, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन आंसर से शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके क्या क्या है, और बाकी बुक का यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। धोने का सोडा क्या है और इसके दो महत्वपूर्ण गुण और कोई दो उपयोग लिखिए। धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, है ना, धोने का सोडा। धावन सोडा, धोने का सोडा को वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। रसायन विज्ञान में से सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और धोने के सोडा के उपयोग आपको बताना है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में अभी लिखा था हमने। और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायु में खुला रखा जाता है? पढ़ो क्या होता है। यदि विरंजक चूर्ण जो होता है, क्या हुआ, जो विरंजक चूर्ण होता है उसे वायु में खुला रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता जो होती है ना, रिएक्टिविटी, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित क्लोरीन गैस जो होती है वो मुक्त कर देता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, समीकरण देना है। और इसे आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या करनी है। आर्द्र रोधी मतलब कि जिसमें उसमें क्या ना लगे, नमी ना लगे, पानी ना लगे। क्यों? क्योंकि पीओपी में पानी लग जाएगा तो क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा ना दोबारा से। तो देखो क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी लग जाएगा तो क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। अतः यदि पीओपी को आर्द्र रोधी बर्तनों में नहीं रखेंगे तो इसकी पूरी मात्रा किस में बदल जाती है, जिप्सम में बदल जाएगी। और जिप्सम जो है वो उसका मूर्ति, स्टैच्यू, खिलौने आदि बनाने में काम नहीं आ सकता ना। किसका यूज होगा, पीओपी का यूज होगा, जिप्सम काम नहीं आएगा क्योंकि वो कठोर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे समीकरण बोला था तो समीकरण हमने ये लिख दिया, है ना। जब आपने पीओपी में जल मिलाया तो क्या बना, जिप्सम बना। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है? मानव शरीर में सभी शारीरिक प्रतिक्रिया पीएच 7 से 7.8 पर काम करती है। खाना खाने पर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यह आपके पेट के पीएच को 1 से 3 में बदल देता है ना, मतलब अम्लीय रखता है। ये पीएच एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता है? ताकि एंजाइम्स जो है वो क्या हो, सक्रिय हो, भोजन का पाचन इजीली हो पाए। जो भोजन में प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। और वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होती है। एक पॉइंट वो वाला लिख सकते हो। पेड़ पौधों को भी अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे बड़ा करके लिख सकते हो जैसे मैंने लिखवाया है। पीएच स्केल में पी एक मतलब होता है पोटेंस, एक जर्मन शब्द है, मतलब होता है पावर, जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। इसमें आप 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हो। 0 पे रहेगा उदासीन, इससे कम होगा तो अम्लीय, इससे ज्यादा होगा तो क्षारीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग को बताना है ना। इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग दंत चिकित्सा में भी होता है, ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा भी होता है। इसका प्रयोग खिलौने और मूर्ति बनाने में होता है, सजावट वाली चीजें बनाने में। और घरों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने में भी इसका यूज है, ठीक है। अगला देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टी चीजें क्यों नहीं रखनी चाहिए? सिंपल है, दिमाग लगाओ। पीतल और तांबे की चीज देख लो, तांबा धातु है और दही रख देंगे तो धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लेगा ना,
क्योंकि दही के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, और फिर एक टॉक्सिक चीज बन जाएगी जो आपके खाने योग्य नहीं रहेगी। तो ऐसी चीज में रखोगे जो किसी, अब उस दही के अंदर अम्ल है और अम्ल क्रिया कर लेगा धातु से, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन बर्तनों की प्रकृति, बर्तनों की नहीं सॉरी, जो दही होता है ना उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, जो कि बर्तनों से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पे बर्तनों की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है ना, जो दही है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, उसके अंदर अम्ल है, और वो बर्तन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, टॉक्सिक चीज बनेगी और वो आपके खाने योग्य नहीं रहेगी। ठीक है, चलो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है हमें पता है, अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एक उदाहरण लिखा है आपके पास। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बना है। ठीक है, लवण है ये और जल बना है। आप चाहो तो इससे सरल वाला उदाहरण भी लिख सकते हो जो अपन ने लिखा था, कौन सा वाला, अपन ने कौन सा वाला लिखा था, अपन ने लिखा था सोडियम क्लोराइड वाला ना, सॉरी अपन ने लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। अपन ने लिया था अम्ल HCl और क्षारक NaOH, क्या बनेगा, लवण और जल, कैसे, ये H और ये O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, Na और Cl, लवण और जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, सिंपल है। अम्ल और क्षारक में अंतर बताना है, बहुत सिंपल। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, वो लाल को नीला करते हैं। मैंने याद करने के लिए बताया ना, ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षारक, सॉरी हाँ, एसिड जो है वो ब्लू को रेड करते हैं। और एक और बताया था BRB, ये है बेस। ठीक है, ये ब्लू रेड है, एसिड जो है वो ब्लू को रेड करेगा और बेस जो है वो रेड को ब्लू करेगा। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल करेगा, ये लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देता है, इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H+ अकेला नहीं रहता है तो H3O+ देता है ना, और ये OH- देता है ना, ये आयन ऊपर लगाना बेटा, है ना। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अच्छा ये भी हमने देखा है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जल बनाता है। लेकिन क्षारक तो ये क्रिया करता ही नहीं है ना, हमने देखा था। आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, क्षारक ये क्रिया करता ही नहीं है, या फिर क्षारक इनके साथ अभिक्रिया करके CO2 मुक्त नहीं करता। एक एक उदाहरण लिख दो, H2SO4 लिख दिया, HCl भी लिख सकते हो अम्ल, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, है ना। चलो, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ना, अपन पढ़ेंगे अभी ना क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय किस प्रकार होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंतक्षय होता है। ठीक है, क्योंकि अम्लीय अधिकता हो जाएगी ना, इससे क्या होगा, जो दांतों का इनेमल होता है, जो वो वैसे बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वो ऐसे घुलने वाला नहीं होता पानी वगैरह से, लेकिन अम्ल ज्यादा हो जाता है तो वो घुल जाता है ना। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप बना होता है जो जल में अघुलनशील होता है, जबकि मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित होने लगता है, जिसके कारण दंतक्षय होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, दंतक्षय। बचाने के उपाय, भोजन के बाद मुंह की सफाई दंत मंजन के द्वारा करके दंतक्षय को बचाया जा सकता है। ठीक है,
मतलब आपको अपने मुंह की सफाई करनी है, इससे क्या होगा, दंत से बचा रहेगा। अच्छा देखो बेकिंग, अच्छा ये तीनों के यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और धोने के सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा का सोडा अम्ल अग्निशामक में यूज होता है, पढ़ा है हमने। एंटासिड के रूप में होता है, यदि कभी किसी को एसिडिटी हो जाए तो बेकिंग सोडा खाने से अम्ल में क्षारक मिल जाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। एंटासिड के रूप में होता है। अग्निशामक में अभी लिख ही लिया हमने। और बेकरी में होता है, बताया था ना, बेकरी में होता है, ब्रेड केक वगैरह बनाने में। और बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है। विरंजक चूर्ण कागज एवं कपड़ों के विरंजन में होता है। रोगाणु रहित पेयजल बनाने में, मतलब पीने के पानी को कीटाणु से अलग करने के लिए, मतलब कीटाणु मुक्त करने के लिए, पानी में से कीटाणु हटाने के लिए। धोने का सोडा कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में उपयोग होता है। सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स का निर्माण करने में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। ठीक है, ये अभी कर ही लिया है, दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के यूज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के दो उपयोग लिखिए। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो अम्ल होते हैं। अब देखो उपयोग लिख लो। एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। एसिटिक एसिड जो होता है ना, उसको यदि खाने की चीजों में डालते हैं तो वो बचे रहते हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक अभिकर्मकों के रूप में किया जाता है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं करने में। क्षारक किसे कहते हैं, इसके उपयोग, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्षारक होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रासायनिक अभिकर्मकों के रूप में होता है। तनुकरण क्या होता है, इससे क्या समझते हो। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से विलयन में या तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम हो जाती है, काम नहीं है, ये कम है। अब देखो जब आप अम्ल में पानी मिला दोगे तो ये थोड़े से अम्ल कम हो जाएगा ना, मतलब पानी मिल गया ना उसमें। और यदि क्षारक मिलाओगे तो भी उनकी सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। मतलब कि या तो आप अम्ल में पानी मिला रहे हो या क्षारक में पानी मिला रहे हो, तो क्या होगा, अम्ल में मिलाओगे तो H+ की सांद्रता कम होगी और क्षारक में मिलाओगे तो OH- की सांद्रता कम होगी। इसी को क्या बोलते हैं, तनुकरण। मतलब कि तनु करना है, आपको पानी मिलाना है या तो अम्ल में या, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये समझ लो। अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। अब हवा में जब ये उड़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। किसके ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हवा में छूटकर ऊपर उड़ जाते हैं तो वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायन से मिलकर अभिक्रिया कर लेते हैं और उसके बाद क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं। अब पानी में घुल गए, अम्ल बना लिया, और अम्ल पानी में घुल के ही वो नीचे गिरेगा तो क्या हो गई, अम्लीय वर्षा हो गई, जो अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। आपको पता है, सुना होगा आपने, ताजमहल का रंग पहले बहुत एकदम व्हाइट था, एकदम सफेद था, लेकिन एक बार कभी अम्लीय वर्षा हुई थी जिसके कारण उसका कलर हल्का सा येलोइश हो गया, हल्का सा, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल पीला ही दिख जाए आपको, नहीं, बिल्कुल हल्का सा हो गया येलो। ठीक है, किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण मूर्तियां वगैरह जो होती हैं उनके कलर वगैरह क्या हो जाएंगे, डल हो जाते हैं। और मतलब बड़ी बड़ी चीजें हो गई, इमारतें हो गई, है ना, बिल्डिंग्स हो गई, वो सब चीजें। अच्छा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, हमने पढ़ा है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया कब होती है ये, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये क्या बनाता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया और क्लोरीन भी बनती है, तो इसलिए से क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है, प्राकृतिक या आर्टिफिशियल रूप से ठोस क्रिस्टल का निर्माण करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्रिस्टलन जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, मतलब लवण जो है उसमें इसके एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टलन जल। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये कर लिया हमने, क्योंकि वो धातु है और खट्टी चीजें में अम्ल होता है, अम्ल से क्रिया करेगा तो टॉक्सिक चीज बनेगी जो हमारे खाने योग्य नहीं रहेगी, ये लिखा है हमने। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे और दही जैसे खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, क्यों, अब अम्ल में जब आप पानी मिला दोगे तो अम्ल कौन से वाला आयन छोड़ता है, प्लस H+ आयन छोड़ता है, और विद्युत को प्रवाहित करने के लिए भी तो हमें आयन्स चाहिए। तो देखो, तो जब आयन्स उसमें आ जाएंगे तो विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और आयन्स के द्वारा ही तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसलिए ये विद्युत का चालन करता है। आप अम्ल तथा क्षारक की पहचान किस प्रकार करेंगे, अम्ल की पहचान करने के लिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऐसे कर लोगे। क्षारक की पहचान करने के लिए क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सारे डन। चलो, पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए नोट्स के। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यदि आपको लग रहा है कि बचा होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन बुक का, तो वो आप देख लेना और नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ कर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अभी जाना नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी रुको जरा। चलो 1 मिनट बुक और देख लें जरा। साइलेंट हो जाओ जरा। अच्छा, अभी हमने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़े हैं ना, अभी पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, अभी हम फिजिक्स या बायोलॉजी का कोई सा चैप्टर लेंगे। 2 केमिस्ट्री के हो गए ना, 2 उनके भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम आएंगे उसमें सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी ना आएगी स्टार्टिंग से ही, बायोलॉजी के और उसके भी चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, चलो साइलेंट हो जाओ। ये वाला तो छोड़ दो ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो क्या वही लाल लिटमस पत्र को नीला करके वो क्रियाकलाप जैसा है, तो उसे छोड़ो आप, है ना। एक बार अपन क्वेश्चंस और देख लेते तो सही होता। अच्छा, सेकंड चैप्टर में ही यही अम्ल क्षारक वाला जो चैप्टर है ना आपका, इसमें लास्ट में आप देखना, बुक में आप लोगों के पास बुक है ना, घर पे जाकर एक चीज और देखना, आपको रिएक्शन बैलेंस करना मैंने सिखाया था ना, फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, तो सेकंड चैप्टर में भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी बैलेंसिंग दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे ना, एक्सरसाइज का, अभी खुल जाए तो मैं आपको इसमें भी दिखा देती मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की जिंक के साथ अभिक्रिया आपको लिख के दिया है और अभिक्रिया करके देखनी है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया, मतलब लोहे के साथ अभिक्रिया, है ना।
तो ये सारी अभिक्रिया एक बार करके देख लेना घर से, आप खुद से बैलेंस करोगे ना, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत सारी बैलेंसिंग सिखा दी है। ये क्वेश्चन मैं आपका चेक करूंगी, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन और देखना, ये तो कर ही लिया, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, बता दिया। अच्छा ये बताओ, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो सिंपल हमें पता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्या बोला है, एक उदाहरण के द्वारा समझाओ, उदाहरण लिख दो, उदाहरण लिख दो एक कोई सा भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया वाला। जैसे अपन ने ये वाला लिखा था, अपन ने कौन सा लिखा था, देखो अपन ने जिंक धातु ली थी और HCl से अभिक्रिया की थी, तो क्या बना था, हाइड्रोजन निकल गई थी, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया था, और ZnCl2 मतलब लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बनी थी। तो आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है वो, कि जब आप किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करते हो तो कौन सी गैस निकलेगी, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझा, उदाहरण ये लिख दिया। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, हमें पता है, इस गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रवाहित करेंगे साबुन के विलयन में, और उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगेगी, ठीक है, तो वो परीक्षण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखना और इनके आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमने तो चीजें पढ़ ली हैं। अब सुनो, क्वेश्चन बोलती हूं मैं। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित क्यों करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। आपसे बोल रहा है HCl जो होता है, HNO3 जो होता है ना, अब देखो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि HCl हो गया, HNO3 हो गया आदि जलीय विलयन में, मतलब जब आप इनको पानी में डालोगे तो ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। मतलब कौन सा गुण बताते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जबकि एल्कोहल हो गया एवं ग्लूकोज, जबकि आपसे बोल रहा है एल्कोहल, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे जो चीजें होती हैं ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करती। सीधी सी बात ये है, इनको पानी में घोलोगे तो अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा, और इनको पानी में घोलोगे तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। क्यों, क्या रीजन है, तो रीजन हमें पता है। रीजन क्या पता है हमें, अम्ल को जब पानी में घोलते तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, और हाइड्रोजन आयन पहचान होती है किसकी, अम्ल की। लेकिन इनको पानी में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो सीधी सी बात है, जब HCl और HNO3 को जल में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और इसी कारण से वो क्या करेगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज को पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ेगा, और इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। लिख लोगे अपने अंडरस्टैंडिंग पर ये आंसर कैसे, आपसे क्या पूछा है, HCl और HNO3 जो है उसको जल में घोलने पर अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज को घोलने पर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल जो है वो जल में हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं। ठीक है, अगला देखो, HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्ल अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अम्ल है, और अम्ल को पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन छूटता है, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल हाइड्रोजन आयन जल में नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है।
ये तो पढ़ा ही दिया मैंने। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? फिर से वही, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन आयन के कारण ही क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। आयनों का आदान प्रदान, विद्युत का चालन। आयन जब चलेंगे, आयंस का फ्लो होना, आयंस का आदान प्रदान नहीं, सॉरी, आयंस का फ्लो होना क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होना। तो आयन जब रहेंगे, आयंस फ्लो हो सकते हैं, तो ये विद्युत का चालन कर सकता है। अब देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है ना। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस रूप में है? गैस रूप में। यदि ये पानी में मिक्स होता तो क्या करता? लिटमस पत्र का रंग बदल देता। पानी में घुलता तो अम्लीय प्रकृति दर्शाता, लेकिन अब गैस रूप में है, हाइड्रोजन आयन नहीं है, अम्लीय अभिलक्षण नहीं है, तो लिटमस के पत्र को लाल मतलब चेंज नहीं करेगा। एक मिनट, चलो और देखते हैं। अभी देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? मतलब तनुकृत करना मतलब कि अम्ल में पानी मिलाना, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले से आपने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया, पहले से आपने अम्ल ले लिया और उसमें आप क्या मिला रहे हो? जल। ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? पहले से क्या लेना है? जल, और उसमें क्या मिलाना है आपको? अम्ल। क्या लिखा है? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब क्यों? मैंने बताया था कि यदि आप जल को अम्ल में मिलाओगे तो ये अत्यधिक कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, और इतनी ज्यादा कि ये कंटेनर टूट सकता है, आग लग सकती है, कंटेनर भी टूट सकता है, और जो ये काम कर रहा है ना, तनुकृत कर रहा है, उसको इंजरी हो सकती है। क्योंकि एक प्रकार से जल क्या होता है? शांत होता है, शांत होता है। अब यदि अम्ल को आप जल में मिलाओगे, और वो भी ऐसे नहीं मिलाना कि डायरेक्टली, आपको ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है, धीरे धीरे और कंटिन्यूअसली जल को हिलाते हुए। पढ़ा था अपन ने ये, कंटिन्यूअसली पानी को हिलाते हुए और ड्रॉप ड्रॉप करके अम्ल डालना है। क्योंकि जल पता है क्या करता है? शांत होता है, और यदि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी भी ना, तो ये जल क्या करेगा? उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जल क्या करेगा? उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। अब इसका नेचर पहले से ही खतरनाक है, ये शांत नेचर का नहीं है ना, ये शांत नेचर का है। इसमें जब आप मिलाओगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी भी, तो ये अपने अंदर उस ऊष्मा को घोल लेगा, अवशोषित कर लेगा। लेकिन इसको मिला दोगे आप तो क्या होगा? उछल के अम्ल बाहर आ सकता है, कंटेनर टूट सकता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकल सकती है, और क्या होगा? आग भी लग सकती है, और जो ये काम कर रहा है उसको इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया है कि अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब आप लिख देंगे, अम्ल को तनुकृत करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्योंकि यदि आप जल को अम्ल में मिलाते हैं तो ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इससे कंटेनर भी टूट सकता है ना, और क्या हो सकता है? आग लग सकती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, जिससे जो व्यक्ति तनुकृत कर रहा है उसको इंजरी हो सकती है ना। तो इसीलिए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, कंटिन्यूसली बूंद बूंद कर कर मिलाना चाहिए, और जल को निरंतर हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये सही होगा, है ना। आगे बढ़े, चलो अब ध्यान देना क्या हुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रवाहित होगी? बताओ आप। अम्ल के विलयन को तनुकृत करना है, मतलब अम्ल में पानी मिलाना है, अम्ल में पानी मिलाना है, तो इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अम्ल में पानी मिलाओगे तो ये बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना। इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपने तनुकृत कर दिया, पानी मिला दिया। मैंने अभी सिखाया तो था तनुकरण क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम हो जाती है, इसको तनुकरण बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, तो आप लिखेंगे अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जब आप अम्ल में पानी मिलाते हो तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अम्ल कम हो जाएगा ना, क्योंकि पानी मिल जाएगा, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, क्या बोला है? NaOH बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, और इसमें और ज्यादा क्या मिला दो? क्षारक मिला दो। अब ये वैसे ही क्या है? क्षारक है, और इसमें आप और आधिक्य क्षारक, आधिक्य मतलब और अधिक क्षारक मिलाते हो, तो OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? अब बताओ, बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पहले से ही तो ये क्या है? क्षारक है, और इसमें और अधिक क्षारक मिलाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्षारक वाला जो आयन होता है OH माइनस आयन, उसकी सांद्रता प्रभावित होगी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है और आपने और मिला दिया तो और अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन आपके पीएच पर आधारित है, वो और देख लो। अब देखो, आप कर सकते हो क्वेश्चन को। आपके पास दो विलयन है, एक ए है और एक बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। आपके पास दो विलयन है, एक ए है और एक बी है। ए का पीएच 6 है, बी का पीएच 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी? अब हाइड्रोजन आयन किस में ज्यादा होंगे बताओ? ए में ज्यादा होंगे कि बी में ज्यादा होंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ए में ज्यादा होगी कि बी में ज्यादा होगी? गलत, ए में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ए कौन सा वाला है? 7 से कम है, और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और हाइड्रोजन आयन तो कब ज्यादा होते हैं? जब अम्लीय प्रकृति होती है। बी में तो ये वाले ज्यादा होंगे ना, बी में OH माइनस वाले ज्यादा होंगे और ए में हाइड्रोजन वाले ज्यादा होंगे। ठीक है, ए में हाइड्रोजन वाले ज्यादा होंगे। ये देखो ना, ये 7 से कम आ गया, मतलब 6 बोला है ना, 6। तो कौन सा वाला ज्यादा होगा? हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा कि हाइड्रोक्साइड वाला ज्यादा होगा? हाइड्रोजन वाला ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा था वो कि आपके पास दो विलयन है ए और बी, आपको बताना है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। तो 6 में ज्यादा होंगे, क्योंकि वो क्या है? अम्लीय है, और अम्लीय में ही कौन से वाला आयन होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, चलिए।